नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सत्य की खोज के नए एपिसोड के अंदर। सोचो, आप अगर किसी रास्ते पर से गुजर रहे हो और कोई मनोवादी व्यक्ति आपको इस रास्ते पर जाने से मना कर दे, तो आप क्या करोगे? एक समय ऐसा था जब तमिलनाडु के वाइकोम शहर में वहाँ के जो मंदिर थे और उसके आसपास के जो रास्ते थे, जहाँ पर पुलिस स्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल ऐसे कई सारे सुविधाएं थी, वहां पर जाने से अछूतों और वहां के उस वक्त के जो ओबीसी समाज के लोग थे उनको जाने से मना कर दिया था, यानी कि उनको उस रास्ते पर जाने पर पाबंदी लगा दी थी। तो उस वक्त के महान समाज सुधारक और जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल कर दिए थे, ऐसे रामास्वामी पेरियार ने इसका नेतृत्व लिया था और आंदोलन कर दिया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम रामास्वामी पेरियार के पूरे जीवन के बारे में जानेंगे, जिन्हें दक्षिण भारत के अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, जिसके आंदोलन से प्रभावित होकर दक्षिण भारत के लोगों ने उन्होंने पेरियार के नाम से संबोधित किया था, जिससे उनका पूरा नाम हो गया था ईवी रामास्वामी पेरियार। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। रामास्वामी का पूरा नाम इरोड वेंकट रामास्वामी था। उनका जन्म 17 सितंबर 1879 के दिन तमिलनाडु के इरोड शहर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम वेंकट नायर और माताजी का नाम चिन्नयम्मा। शुरुआत के दिनों में उनके पिताजी काफी मजदूरी करते थे। फिर उन्होंने चावल बेचने का काम शुरू किया और काफी संघर्षों के बाद उनके पिताजी अमीर बन गए। रामास्वामी पेरियार 5 साल के होते हैं तब उनके माता पिता उन्हें पढ़ाई करने के लिए स्कूल में भेज देते हैं। रामास्वामी पेरियार को पढ़ने लिखने की बजाय खेल कूदने में ज्यादा इंटरेस्ट था। दोस्तों, जब रामास्वामी पेरियार 5 साल के थे और स्कूल में जाते थे, तब स्कूल में अवकाश के दरमियान उनको पानी पीने के लिए पास में उनके शिक्षक का घर था, गुरु जी का घर, वहाँ जाना पड़ता था। तो उनके शिक्षक के घर अलग से बाल्टी में उनके लिए पानी रखा जाता था और उस बाल्टी से उन्हें ऊपर से पानी पीना पड़ता था। तो इससे क्या होता था, जब वो ऊपर से पानी पीते थे तो उनके सारे कपड़े गीले हो जाते थे। तब रामास्वामी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो दोस्तों, पास में ही दलित और मुस्लिम समुदाय की बस्ती थी, तो वह वहां चले जाते थे और वहां जो पानी होता था उनके घर में से वो पानी पी लेते थे। यहाँ उनको यह अच्छा लगता था कि यहाँ पर उनको जो पानी था वो ऊपर से नहीं पीना पड़ता था, वो डायरेक्टली पी सकते थे और उनके कपड़े भी गीले नहीं होते थे। तो उनको यह अच्छा लगता था, तो उन्होंने उस शिक्षक के घर जाकर पानी पीना बंद कर दिया और यहाँ जो दलित और मुस्लिम समुदाय की बस्ती थी वहां जाकर वो पानी पीने लगे, उन बच्चों के साथ खेलने भी लगे और काफी बार तो वह वहाँ जो भोजन होता था तो वो मुस्लिम और दलित समुदाय के साथ बैठकर वो भोजन भी खा लेते। धीरे धीरे उनका यह कार्यक्रम बढ़ता गया और वो हर रोज उस समाज के लोगों के साथ बैठते और उन बच्चों के साथ भी खेलने लगते। जब उनके घर उनके माता पिता को यह पता चला कि उनका बेटा एक अछूत और मुस्लिम समाज के साथ बच्चों के साथ खेलता है, तो उनके माता पिता ने उन्हें खूब धमकाया और कहा कि तुम्हें वहां जाना नहीं है। पर रामास्वामी पेरियार ने उनके माता पिता की यह बात नहीं मानी और वो हर रोज उस बच्चों के साथ खेलने भी जाते और वहां जाकर वो खाना भी खा लेते। रामास्वामी पेरियार बचपन से ही तर्कवादी और ऐसे विचारशील व्यक्ति थे, जिनके कारण उनके पिताजी ने उन्हें 12 साल की उम्र में ही अपनी दुकान पर बैठा देते। रामास्वामी जो बचपन से ही तर्कवादी थे, इनका असर उनके घर में भी रहता था। उनके पिताजी धार्मिक होने के कारण उनके घर जो ब्राह्मण लोग थे वो आते जाते रहते थे पूजा पाठ करने के लिए। जब भी वो लोग पूजा पाठ करने के लिए उनके घर आते थे, तब रामास्वामी उन्हें कुछ न कुछ ऐसे तर्कवादी सवाल कर देते थे, जिनके सवाल के जवाब ब्राह्मण नहीं दे पाते थे और वह गुस्सा होकर बाहर से चले जाते थे। यह प्रश्न पूछने में रामास्वामी को बड़ा मजा आता था, लेकिन उनके जो पिताजी थे वो उन पर गुस्सा हो जाते थे और उन्हें धमका देते थे, तुम्हें ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए। उनके इसी सवालों से तंग आकर उनके पिताजी ने उनकी शादी करवा दी। उनका विवाह नागम्मई के साथ हुआ था। जब नागम्मई के साथ उनका विवाह हुआ था तब रामास्वामी की उम्र 19 साल और माता नागम्मई की उम्र 13 साल थी। माता नागम्मई धार्मिक स्वभाव की थी, लेकिन शादी के बाद रामास्वामी पेरियार ने
उन्हें भी अपने जैसा तर्कवादी बना दिया था। 1900 की साल में उन्हें एक बालिका हुई थी, लेकिन थोड़े के दिन के ही बाद उसका अवसान हो गया था। फिर आजीवन उनको कोई भी संतान नहीं मिली। रामास्वामी के इन्हीं तार्किक विचारों के कारण उनके घर में हमेशा तनाव बना रहता था। वे अपने घर में अपनी पत्नी और अपने माता पिता को हमेशा मंदिर जाने से रोकते थे। हिंदू त्योहारों में उनके घर नॉर्मल खाना बनाने का रिवाज था, पर रामास्वामी उस दिन मिठाई और पकवान बनाते थे और अपने जो अछूत दोस्त थे उनको अपने घर बुलाते थे और अपने घर में बिठाकर उन्हें खाना खिलाते थे। यह सभी बातें उनको पिताजी को अच्छी नहीं लगती थी और उनके पिताजी के साथ उनको इसी बात के लेकर झगड़ा होता रहता था। एक दिन उनके पिताजी ने उन्हें खूब डांटा तो रामास्वामी पेरियार गुस्सा होकर अपना घर छोड़कर चले जाते। वह अपना घर छोड़कर सबसे पहले हैदराबाद जाते हैं और वहां से कोलकाता जाते हैं और फिर वहां से वह काशी जाते हैं। काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान माना गया है। उन्हें एक दिन काफी भूख लगी थी और वे काफी थके हुए भी थे। वहाँ एक धर्मशाला थी और वहाँ पर भोजन मिलता था, तो वह भोजन करने के लिए वहाँ पर चले जाते। लेकिन वहाँ का जो चौकीदार था वह उन्हें अंदर जाने से रोकता है और बोलता है कि यहाँ सिर्फ ब्राह्मण को ही भोजन कराया जाता है। रामास्वामी पेरियार को काफी भूख लगी थी। वह सोचते थे कि मुझे किसी भी तरह खाना चाहिए, तो वह क्या करते हैं, वह वहाँ से चले जाते हैं और ब्राह्मण का वेश लेकर वापिस उस धर्मशाला में आते हैं। लेकिन जो चौकीदार था उन्हें फिर से रोकता है और वह उन्हें पहचान जाता है और चौकीदार उनको वापस वहाँ से निकाल देता है। रामास्वामी पेरियार को खूब भूख लगी होती है, तो उस रोड के साइड में वह देखते हैं तो कुत्तों के लिए खाना रखा गया है, तो वह उनमें से लेकर खाना खा लेते हैं। तो खाना खाते वक्त उनकी नजर धर्मशाला के बोर्ड पर जाती है और उसमें लिखा होता है कि यहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था है वह एक द्रविड़ व्यापारी द्वारा की गई है। तब रामास्वामी के दिमाग में एक विचार आता है कि अगर एक द्रविड़ व्यापारी इस भोजन की व्यवस्था करता है तो एक द्रविड़ व्यापारी यानी जो रामास्वामी थे वो भी द्रविड़ियन थे और वे भी एक व्यापारी थे, तो मुझे कि यहाँ पर खाना खाने से रोक दिया जाता है। उन्हें यह लगता है कि इस भोजन व्यवस्था में सिर्फ हिंदुओं में और उसमें भी ब्राह्मण सिवाय और कोई व्यक्ति भोजन क्यों नहीं ले सकता। काशी की इस घटना के बाद वह अपने घर चले जाते हैं और सामाजिक और सार्वजनिक जगहों पर वह काम करने लग जाते हैं। वह अपने पिताजी की सभी जिम्मेदारियां ले लेते हैं। रामास्वामी पेरियार ने काशी की इस घटना के बाद धार्मिक पाखंडों के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। धार्मिक पाखंडों के खिलाफ वह अपने कार्य की शुरुआत अपने घर से ही कर देते हैं। वह सभी लोगों के विरुद्ध अपने बड़ी बहन की जो बेटी थी उसका पुनः लग्न करवाते हैं, जिसकी उम्र मात्र 9 साल। उन्होंने अपने धन भंडार का उपयोग करने के लिए ट्रस्ट बनवाया और विद्यालय और अस्पताल खुलवाए और उनमें निःशुल्क अभ्यास और आरोग्य की व्यवस्था की। रामास्वामी पेरियार जब ईरोड नगर पालिका के सदस्य थे तब उनकी मुलाकात राजगोपालाचारी से होती है। राजगोपालाचारी उस वक्त कांग्रेस पार्टी से जुड़े होते हैं और रामास्वामी की लोक चाहना को देखकर वह उन्हें कांग्रेस पार्टी में जुड़ने के लिए आमंत्रित करते। रामास्वामी पेरियार भी उनका यह जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लेते हैं। तब रामास्वामी पेरियार अलग अलग 20 पदों पर नियुक्त थे। कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के लिए वह सभी पदों से इस्तीफा देते हैं। जब अंग्रेज सरकार को ये पता चलता है कि रामास्वामी पेरियार जैसे महान हस्ती कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए जा रही है, तो अंग्रेज सरकार उन्हें राव बहादुर का खिताब देने की घोषणा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम हमारे साथ आ जाओ। पर रामास्वामी पेरियार इस खिताब का इनकार कर देते हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ जाने के बाद रामास्वामी पेरियार गांधी के विचारों पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने नशा यानी कि जो दारू बेचने की व्यवस्था थी, यानी कि जहाँ ठिकाने ठिकाने पर दारू का जो अड्डे होते थे उसे बंद करवाने के लिए निकल जाते हैं और इसी वजह को पहली बार गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें जेल भी भेजा जाता है। तो रामास्वामी पेरियार का यह पहला कदम था जब वह जेल जा।
रामास्वामी पेरियार जेल से छूट जाते हैं और अपने काम में मस्त हो जाते हैं। वो काफी जगह पर धार्मिक पाखंडियों के खिलाफ अपना काम कर रहे थे। तब केरल के वाइकोम शहर में एक घटना होती है। उस वक्त के राजा ने वाइकोम शहर में एक बड़ा सा मंदिर बनवाया और उस मंदिर का पूरा संचालन वहाँ के ब्राह्मणों के हाथ में दी। तो वहाँ के ब्राह्मणों ने सोचा कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर इस मंदिर के आसपास के जो रास्ते हैं उस पर से अछूत चलेंगे तो हमारा जो ये पूरा इलाका है वो अपवित्र हो जाएगा। तो उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार उस रास्ते पर से सभी अछूतों के लिए प्रतिबंध लगा दिए। अब उस जो मंदिर का इलाका था उसके आसपास अस्पताल थे, वार्ड था, स्कूल थे। तो सभी जो सरकारी दफ्तर थे वो मंदिर के इर्द गिर्द हुआ करते थे। वहाँ पर लोगों को जाना भी पड़ता रहा। एक दिन दादर जाति से वकील माधवन को कोर्ट में जाना होता है और वह उस रास्ते से गुजरता है। तब उन्हें रोका जाता है और उसे मारा भी जाता है। तब पिछवा जाति के लोग थे, इसके खिलाफ आंदोलन कर लेते हैं। तब वाइकोम शहर के जो राजा थे वह उस सारे आंदोलनकारी, उस आंदोलन में हम बात करें तो लगभग 19 लोग उस आंदोलन का हिस्सा थे। तो उस 19 लोगों को राजा पकड़कर जेल में बंद कर लेता। तब केशव मोहन ने पेरियार को एक पत्र लिखा और उन्हें इस आंदोलन की कमान अपने हाथ में लेने के लिए सुझाव दिया। जब रामास्वामी पेरियार को यह पत्र मिला और उन्हें लगा कि अछूतों को उनके अधिकार के लिए आंदोलन करना पड़ता है तो वह तुरंत पेरियार होते हैं वो तुरंत वाइकोम शहर में आ जाते हैं। जब राजा को यह पता चलता है कि पेरियार इस आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं तब उन्हें पता था कि रामास्वामी पेरियार क्या थे, उनकी लोक चाहना कैसे थी और उनके काम भी कैसे थे। तो राजा उन्हें बुलाता है और कहता है कि तुम इस आंदोलन का हिस्सा मत बनो। कांग्रेस पार्टी के लोग भी, गांधी और राजगोपालाचारी भी उनको समझाते हैं कि यह हमारे जाति के लोगों का हिस्सा नहीं है, हमारा आंदोलन नहीं है, हमारा पार्टी का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, तो आपको इस आंदोलन का हिस्सा बनना नहीं चाहिए। लेकिन रामास्वामी सबको स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अछूतों को उनके अधिकार के लिए इस आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहा हूँ और मैं यह आंदोलन है उसको अपने अंदर ले लूंगा। तब रामास्वामी पेरियार होते हैं तब वह इस आंदोलन की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। रामास्वामी पेरियार इस आंदोलन में सिर्फ अछूतों को उनके अधिकार दिलवाने के लिए जुड़े थे। तो इस वजह से पूरे देश में से लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए वाइकोम शहर में आ गए। तो यह आंदोलन था वह काफी उग्र बन गया और रामास्वामी पेरियार को राजा और उनके जो लोग थे उन्होंने पकड़कर जेल में बंद कर दिया। जब रामास्वामी पेरियार शहर चले गए तो उनकी पत्नी और उनकी जो बहन थी इन्होंने इस आंदोलन की अगुवाई की। कुछ दिनों बाद रामास्वामी पेरियार फिर से जेल में से छूट जाते हैं और फिर से इस आंदोलन की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। जब राजगोपालाचारी ने उन्हें इस आंदोलन छोड़ने के लिए बोला पर पेरियार उनकी बात नहीं मानते और आंदोलन जारी रखते हैं। पंजाब से इस आंदोलन के लिए उन्हें 2000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है और खाने के लिए भी व्यवस्था की जाती है। अस्पृश्यता के विरोध के इस आंदोलन को प्रचंड जन समर्थन मिलता है जिससे मनुवादियों के पेट में दर्द हो उठता है। मनुवादियों ने गांधी जी का संपर्क किया और उन्हें कहा कि आप पेरियार को बोलो कि वह इस आंदोलन को छोड़ दे। तब गांधी जी ने पेरियार से बात की पर पेरियार नहीं मानते। तब गांधी बोलते हैं कि मुस्लिम, क्रिश्ती और सिखों को इस आंदोलन से दूर रहना चाहिए। ये बिन हिंदुओं का आंदोलन है और इसमें किसी और धर्म के लोगों को जुड़ना नहीं चाहिए। तो इसका नतीजा यह होता है कि जो सिख, मुस्लिम और जो और धर्म के लोग थे वह इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं, लेकिन सिख धर्म के कुछ लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने रहते हैं। आंदोलन और उग्र बना और पेरियार को फिर से 6 महीने के लिए जेल में बंद करवा दिया। नागौरी ब्राह्मणों ने वाइकोम आंदोलन को बंद करने के लिए और जो वाइकोम शहर के राजा थे उसके लंबे आयुष्य के लिए शत्रु संहार यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का
एक ही मतलब था कि अछूतों ने जो आंदोलन किया उसका सारा पाप दूर जाए और यहाँ के जो राजा थे उसकी जो आयुष्य था वो लंबा हो जाए। पर ऐसा होता है कि इस यज्ञ के दौरान ही जो राजा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और उनका जो ब्राह्मणों का ये झूठ होता है उसका पर्दाफाश हो जाता है। अब यज्ञ करने से राजा की मृत्यु हो जाती है तो पेरियार को जेल में रखने का कोई कारण नहीं बचता और पेरियार को जेल में से मुक्त कराया जाता है। राजा के अवसान के बाद अब उसकी जो रानी थी वो गद्दी पर आती है और ब्राह्मणों को अछूतों के लिए जो रास्ते हैं वो खुले करने पड़ते हैं। पर इसका यश रामास्वामी पेरियार को नहीं जाए, इसके लिए जो राजा का दीवान था वो डायरेक्टली ही राजगोपालाचारी और गांधी जी से रानी की मुलाकात करवाता है और गांधी के जरिए, राजगोपालाचारी और गांधी के जरिए वह यह बताना चाहता था कि अगर गांधी और राजगोपालाचारी नहीं होते तो अछूतों को इस रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं मिलता और ऐसे ये आंदोलन होता है वहाँ पर समाप्त हो जाता है और अछूतों को उस रास्ते पर चलने की मंजूरी मिल जाती है। राजा का जो दीवान था उसकी चतुराई से वाइकोम आंदोलन का जो यश था वो गांधी जी और राजगोपालाचारी देना चाहते थे, लेकिन लोगों को पता था तो उनको किनकी वजह से ये रास्ते पर चलने का अधिकार मिलता है। तो लोग रामास्वामी पेरियार को वाइकोम नायक की उपाधि देते हैं और वाइकोम आंदोलन की सच्चाई रामास्वामी को पेरियार बना देती है। तब रामास्वामी के आगे लिखा जाता है ईवी रामास्वामी पेरियार। पेरियार का मतलब होता है महान हस्ती। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि रामास्वामी पेरियार ने कैसे वाइकोम आंदोलन के जरिए अछूतों को उनके अधिकार दिलाए थे। तो रामास्वामी पेरियार ने काफी संघर्ष किया था। रामास्वामी पेरियार ने अपने जीवन में काफी संघर्ष भी किया था। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि रामास्वामी पेरियार ने ईश्वर के अस्तित्व के खिलाफ कैसे कैसे सवाल किए थे और उन सवाल के जवाब आज भी मनोवादी लोग नहीं दे पाते थे। और आज भी रामास्वामी पेरियार की जो बात होती है उसके नीचे रामास्वामी पेरियार ने जो कहा वो लिखा जाता है। वो कौन से शब्द है जो रामास्वामी पेरियार की प्रतिमा होती है उसके नीचे लिखा जाता है। इन सारी बातों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो ऐसे ही मूल निवासी महानायक के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।